हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजयस्टिक यूट्यूब चैनल। हे इज यशी गोयल। सो इस वीडियो में इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 यूनिट फर्स्ट पूरी डिस्कस की गई है एंड ये वीडियो वन शॉट वीडियो है, तो आप इसको जरूर देखें, क्या पता आपके डाउट क्लियर हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फिर जेम्स पेट्स एंड जे आर पार्किंसन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जो रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करता है फिनिश प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्शन को हम क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी भी कहते हैं। फिर यूटिलिटी क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी यूटिलिटी कहलाती है। यूटिलिटी की 4 फॉर्म्स होती है। नंबर 1 इज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में होता है कि जब नेचुरल रिसोर्सेज की फॉर्म को चेंज कर देते हैं, लाइक हम वुड को टेबल बनाने में चेंज कर देता है, क्योंकि वुड नेचुरल रिसोर्स हो गया और हमने इसको टेबल बना दिया तो हमने इसकी फॉर्म को चेंज कर। सेकेंड इज प्लेस यूटिलिटी। जब हम रिसोर्सेज का प्लेस चेंज कर देते हैं और उनको ऐसे प्लेस पर अवेलेबल करा देते हैं जहां पर उनको ग्रेटर यूज होता है। लाइक एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ, हम अर्थ से कोल निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, फिर उनका यूज करते हैं। सेकेंड एप्पल्स, कश्मीर में एप्पल्स बहुत अच्छे होते हैं एंड उनकी सप्लाई मार्केट में कराना फॉर सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जिससे लोगों का पेट भर जाए। नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी में होता है कि जो मटेरियल पहले अवेलेबल नहीं होता था अब वो नॉर्मली अवेलेबल रहता है, लाइक हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स, वो मार्केट में भी अवेलेबल रहता है और अब स्टोरेज में भी अवेलेबल रहता है। लास्ट इज पर्सनल यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटी क्या होता है? जब हम पर्सनल स्किल्स का यूज करके कोई काम करते हैं, लाइक मर्चेंट्स, ऑर्गेनाइजर अपनी स्किल्स का यूज करके काम करते हैं। ओके, तो बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट, वो इनपुट जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह के होता है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसमें कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं लगा है। नेक्स्ट लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन तीनों में ह्यूमन एफर्ट्स लगे हैं। फर्स्ट इज लैंड। लैंड क्या होता है? लैंड एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है जिसमें सारी नेचुरल रिसोर्सेज आती हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स: नंबर 1 फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नंबर 2 सप्लाई। सप्लाई 2 पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्टली इनइलास्टिक है एंड फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिवली इलास्टिक है। उसके बाद लैंड इज परमानेंट एंड हैज इंडेस्ट्रक्टिबल पावर्स। ये स्टेटमेंट रिकार्डो ने दिया है कि लैंड परमानेंट होता है एंड इसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। फिर लैंड एक पैसिव फैक्टर होता है, लैंड एक्टिव फैक्टर नहीं होता है, ह्यूमन एफर्ट्स को उस पर डिसीजन लेने पड़ते हैं। लैंड इमोबाइल होता है क्योंकि लैंड को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं ले जा सकते। लैंड के मल्टीपल यूजेस होती है, हम उस पर कुछ भी बना सकते हैं। लैंड हेट्रोजीनियस होती है क्योंकि लैंड के कोई भी पीस सेम नहीं होता है, हेट्रोजीनियस इसलिए होता है। फिर सेकंड इज लेबर। लेबर क्या होता है? लेबर वो होता है जिसमें बहुत तरह के ह्यूमन एफर्ट्स लगाए जाते हैं फिजिकल एक्सर्शन, स्किल्स या इंटेलेक्ट को यूज करके। इंटेलेक्ट का मतलब होता है इंटेलिजेंस। एक बात नोट करिए कि जो लेबरर होता है वो होता है जिसको काम दिया जाता है एंड जो काम लेबरर करता है उसको हम लेबर कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स: ह्यूमन एफर्ट्स, इसमें ह्यूमन एफर्ट्स लगाया जाता है। पैरिशेबल होता है कि लेबर को स्टोर नहीं कर सकते। इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, हम लेबरर के काम को उससे अलग नहीं कर सकते। लेबर प्रोडक्टिव नहीं होता है। एक्टिव फैक्टर होता है, लेबर अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। मोबाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई, एकदम से सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज नहीं की जा सकती है। जो सप्लाई कर्व होता है लेबर का वो बैकवर्ड बेंडिंग शेप का होता है। आप देख सकते हैं ये बैकवर्ड बेंडिंग है, यहाँ पर हमने वेज लिया है या लेबर, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस एंड दिस इज अ कर्व विच इज बैकवर्ड बेंडिंग शेप। नेक्स्ट इज कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? टोटल एसेट्स में से जो एसेट्स प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज की जाती है उनको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल को हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कैपिटल गुड्स और इक्विपमेंट्स परचेज करता है और उन पे पैसा लगाता है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। स्टॉक कंसेप्ट का मतलब जो चीज़ हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीदते हैं। एंड इनकम फ्लो कंसेप्ट होता है। फ्लो कंसेप्ट का मीनिंग जो चीज़ हमने पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीदी है उसको टाइम पीरियड में एक्सप्लेन करना फ्लो कंसेप्ट कहलाता है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल को हम प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं एंड मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, लाइक मशीन इंस्ट्रूमेंट्स। टाइप्स ऑफ कैपिटल: नंबर 1 इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जिसकी ड्यूरेबल शेप होती है एंड लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, जो सिंगल यूज के बाद यूज नहीं की जा सकती, लाइक फ्यूल, सीड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज रियल कैपिटल। रियल कैपिटल मतलब फिजिकल गुड्स लाइक बिल्डिंग, प्लांट एक्सेट्रा। ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन स्किल्स एंड एबिलिटी इन्वॉल्व होती है। कैपिटल जिसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। इंटेंजिबल कैपिटल वो होती है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लाइक गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल कैपिटल। ये इंडिविजुअल की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। सोशल कैपिटल जो सबके बेनिफिट्स के लिए होते हैं सोसाइटी में, लाइक ब्रिज, रोड्स एक्सेट्रा। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? जब इकोनॉमी में रियल कैपिटल में इंक्रीज किया जाता है रियल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है, लाइक मशीन, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं।
स्टेज नंबर 1 इज सेविंग्स। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू सेव, जितना आप सेव कर सकते हो, और ये इनकम के ऊपर डिपेंड रहती है कि जितना इनकम हायर रहेगी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उतना कम हो जाएगी एंड प्रोपेंसिटी टू सेव उतना बढ़ जाएगी। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो मनी आपने सेव किया है उसको आप कहीं ना कहीं डिपॉजिट तो करोगे, स्पेशली इन बैंक। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। जो एंटरप्रेन्योर पैसा यूज़ करता है अपने बिजनेस में इक्विपमेंट मशीन परचेज करने के लिए, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर को हम ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, रिस्क टेकर भी कहते हैं एंड मैनेजर भी बोलते हैं। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर वो होता है जो मोबिलाइज करता है प्रोडक्शन को, उसको अच्छे से कंबाइन करता है, फिर इनिशिएट कर देता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, और जितने भी रिस्क होता है वो सब बियर करता है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। उसके 3 फंक्शंस है। फर्स्ट इज इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। एंटरप्रेन्योर का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ये होता है कि वो बिजनेस एंटरप्राइज को इनिशिएट करे, उसके बाद रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेशन करे विद बेटर ग्रोथ। सेकेंड इज रिस्क बियरिंग। एंटरप्रेन्योर खुद रिस्क बियर करता है, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो चाहे वो टेक्नोलॉजिकल रिस्क हो। टेक्नोलॉजिकल रिस्क मतलब अगर आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसको उसका भी रिस्क बियर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो किसी को अपना काम करने के लिए दे सकता है, बट वो रिस्क बियरिंग किसी को नहीं दे सकता। एंड एंटरप्रेन्योर का इंपॉर्टेंट फंक्शन ही इनोवेशन होता है, ना कि रिस्क बियरिंग। इनोवेशन में ये होता है कि एंटरप्रेन्योर न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, न्यू आइडियाज लाता है कि प्रोडक्शन को कैसे ग्रो कराया जाए एंड मार्केट में कैसे अपना नाम लाया जाए। एंड कंप्यूटर भी ये कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर का काम होता है वो यही होता है कि वो नए नए आइडियाज लाता जाए, नए नए डिसीजंस लाता जाए, जिनके अकॉर्डिंग बिजनेस की ग्रोथ बढ़ती जाए। तो अब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारा इनपुट होता है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा आउटपुट होता है। अब हम इसके assumptions पर आते हैं। फर्स्ट assumption है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एग्जिस्टिंग फॉर स्पेसिफिक पीरियड। मतलब जो क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल होता है वो फ्लो कंसेप्ट होता है जो सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड में एग्जिस्ट कर सकता है। सेकंड इज चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अगर हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में नए नए इनोवेशंस लाने हैं तो हमें टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा। थर्ड इज आउटपुट रिजल्टिंग इज एट मैक्सिमम लेवल। मतलब जितना इनपुट यूज किया जाता है आउटपुट को प्रोड्यूस करने में विदाउट एनी वेस्टेज, वो उसके मैक्सिमम लेवल पर प्रोड्यूस होता है। फिर हम बात करते हैं कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें ये 2 पर्सन होते हैं, पॉल एस डोगलास एंड CW कॉब। ये दोनों भी USA के होते हैं। ये कहते हैं कि जो आउटपुट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होता है एंड जो इनपुट यूज होता है वो लेबर एंड कैपिटल होती है। फिर ये बोलते हैं कि अगर आपको अपनी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको लेबर 3/4 कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी एंड कैपिटल 1/4 कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो पहले बात करते हैं शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होना। फिर शॉर्ट रन का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जिसमें एक इनपुट वेरिएबल रहता है लाइक लेबर एंड जो कैपिटल होती है वो इसमें फिक्स्ड रहती है। सेकेंड हम बात करते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। इसका मतलब होता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है। बेसिकली लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में प्लानिंग चलती है कि इसमें सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं जिसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लाइक कैपिटल, लेबर एक्सेट्रा। अब हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। ये क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं। ये लॉ ये कहता है कि जैसे ही हम एक इनपुट की क्वांटिटी को फिक्स इनपुट के साथ कंबाइन कर देते हैं तो जो प्रोडक्टिविटी होती है इनपुट की वो डिक्लाइन हो जाती है। इसके एजम्पशंस है कि जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो अनचेंज रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। इनपुट तब अगर कोई इनपुट फिक्स रहता है तभी ये लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। फिर अगर कोई भी इनपुट को यूज करके फिक्स प्रोपोर्शन में हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो ये लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड लास्ट इज यहाँ पर फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि हमें यूनिट टर्म्स में प्रोडक्शन करना होता है, ना कि मॉनेटरी टर्म्स में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है वो अनचेंज रहती है। यहाँ पर इनपुट अगर फिक्स रहता है तभी ये लॉ एप्लीकेबल रहता है। अगर हम किसी इनपुट को फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो ये लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड लास्ट इज यहाँ पर फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट कंसिडर किए जाते हैं यूनिट टर्म्स में, क्योंकि हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो यूनिट टर्म्स में करते हैं, ना कि अमाउंट में। इसलिए हम मॉनेटरी टर्म्स में प्रोडक्शन ना करके यूनिट टर्म्स प्रोडक्शन करते हैं। अब बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम इनपुट को कंबाइन करके प्रोडक्शन बनाते हैं वो TP कहलाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम
इनपुट को ऐड करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट को जब हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ जाता है। उसके बाद हम रिलेशनशिप समझते हैं एपी और एमपी में बीच में। जब एपी राइज होता है तो एमपी एपी से ज़्यादा राइज होता है। जब एपी मैक्सिमम होता है तो एपी और एमपी इक्वल हो जाते हैं। जब एपी फॉल्स हो जाता है तो एमपी एपी से कम फॉल्स तो जब एपी फॉल्स हो जाता है तो एमपी एपी से डिक्रीज हो जाता है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं कि जब एपी राइज होता है तो एमपी एपी से ज़्यादा राइज होता है। जब एपी मैक्सिमम हो जाता है तो एपी एमपी दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब एपी फॉल्स हो जाता है तो एमपी एपी से कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस ग्राफ की। तो पहले समझते हैं, पहले हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, देन एक्स एक्सिस, फिर हमने इस ग्राफ को उस पर प्लॉट किया है। तो इधर हमने वेरिएबल इनपुट लिया है, इधर हमने टीपी एमपी एपी लिया है। सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की है एमपी। तो एमपी क्या है, देखिए सबसे पहले एमपी मैक्सिमम हो रहा है इतना प्रॉपर, उसके बाद ये इंक्रीज हो रहा है, फिर लास्ट में ये नेगेटिव जा रहा है क्योंकि नीचे जा रहा है इसलिए नेगेटिव हो रहा है। फिर एपी की बात करते हैं, एपी पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। एपी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, एमपी जीरो हो सकता है बट एपी कैन नेवर बी जीरो। उसके बाद जहाँ पर एमपी मैक्सिमम हो रहा है वो पॉइंट हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है। ये हमारी 3 स्टेज है, जो 3 लाइन्स आपको दिख रही है, ये हमारी स्टेज 1, ये स्टेज 2, ये स्टेज है 3। स्टेज 1 क्या कहती है कि टीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो इस स्टेज में हमारा एमपी भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एमपी मैक्सिमम पर है, एंड हमारा एपी भी इंक्रीज हो रहा है। और ये स्टेज वही एंड करती है जहाँ पर हमारा एपी इंक्रीज हो रहा है, यू कैन सी। एंड इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, ये 2 ग्राफ है। जब ये ऐसे शेप में होता है तो उसका मतलब इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है। जब ये ऐसे शेप में होता है तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले यही है कि टीपी पहले तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो स्टेज 1 में टीपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एमपी मैक्सिमम है, एंड एपी भी इंक्रीज हो रहा है, एंड स्टेज 1 वही एंड हो रही है जहाँ पे एपी इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। इसमें जो टीपी है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, एमपी इसमें डिक्रीज हो रहा है, एंड एमपी यहाँ पर 0 है। वेरिएबल फैक्टर जहाँ पर है वहाँ पे एमपी 0 है, एंड एपी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। दोनों डिक्रीज हो रहे हैं बट दोनों पॉजिटिव है। लास्ट स्टेज 3, इसमें टीपी डिक्लाइन हो रहा है, इसमें एमपी नेगेटिव जा रहा है, एंड इसमें एपी भी डिक्लाइन हो रहा है। थर्ड स्टेज में तीनों ही डिक्लाइन हो रहे हैं, टीपी एपी एमपी। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये जो ग्राफ है इसमें 3 स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या हो रहा है कि टीपी इंक्रीजिंग रेट से राइज कर रहा है, एमपी मैक्सिमम है इंक्रीज हो रहा है, एंड स्टेज 1 वही एंड हो रही है जहाँ पे एपी इंक्रीज हो रहा है। स्टेज 2 में टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, एमपी डिक्रीज हो रहा है, एंड एपी भी डिक्रीज हो रहा है। दोनों एपी एमपी डिक्रीज हो रहा है बट दोनों पॉजिटिव है। लास्ट इज थर्ड जिसमें तीनों डिक्रीज हो रहा है, टीपी एपी एमपी। एपी डिक्लाइन हो रहा है, एपी डिक्रीज हो रहा है, एंड एमपी नेगेटिव चला गया क्योंकि एपी कभी भी 0 नहीं हो सकता है, एमपी 0 हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि रेशनल प्रोड्यूसर सेकेंड स्टेज में ही क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वहाँ पर एपी एंड एमपी एक साथ डिक्लाइन हो जाता है जिसकी वजह से हायर प्रॉफिट होता है, एंड जो प्रोड्यूसर है वो हायर प्रोडक्शन कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेशनल प्रोड्यूसर सेकेंड स्टेज में इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि वहाँ पे एपी एंड एमपी दोनों डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है एंड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। स्टेज 1 एंड 3 को हम इकोनॉमिक नॉनसेंस या इकोनॉमिक एब्सर्डिटी बोलते हैं। उसके बाद रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है स्केल में चेंज होने की वजह से सेम प्रोपोर्शन पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। तो रिटर्न्स टू स्केल 3 टाइप्स के होते हैं, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फर्स्ट बात करते हैं कि कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है।
जब सेम प्रपोर्शन में इनपुट इंक्रीज होता है तो उसी सेम प्रपोर्शन में आउटपुट भी इंक्रीज होगा, वो हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। इसको हम लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। सेकेंड इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब ये होता है कि आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज होता है एंड इनपुट कम इंक्रीज होता है, तो आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, इनपुट डिक्रीज हो जाता है। थर्ड इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि आउटपुट कम इंक्रीज होता है, इनपुट ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब आउटपुट डिक्रीज हो जाता है एंड इनपुट इंक्रीज हो जाता है। फिर प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन में कैसे एक्टिविटीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकता है, वो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। आइसोक्वेंट क्या होता है? आइसो का मतलब होता है इक्वल एंड क्वेंट का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। बेसिकली प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन के टू टाइप्स है, आइसोक्वेंट एंड आइसो कॉस्ट लाइन। आइसोक्वेंट क्या होता है? आइसोक्वेंट एक ऐसा कर्व होता है जिसमें इनपुट को यूज़ करके उसके कॉम्बिनेशंस के बारे में पता चलता है, फिर ये देखते हैं कि ऐसे ही कॉम्बिनेशन पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं, वो आइसोक्वेंट कहलाता है। आइसोक्वेंट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एज यू कैन सी, एंड इसको हम इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं एंड आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, नंबर 1 ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, नंबर 2 कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। एंड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक इनपुट को इंक्रीज करने के लिए दूसरे इनपुट को कितना डिक्रीज करना है, वो हमारा MRTS होता है। थर्ड इज राइट कर्व, राइट लेवल ऑफ आउटपुट दिखाता है कि मतलब राइट कर्व जो होता है उससे हायर लेवल ऑफ आउटपुट होता है क्योंकि यहाँ पर इनपुट ज़्यादा यूज होते हैं। लेफ्ट कर्व लोअर लेवल ऑफ आउटपुट दिखाता है क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट होता है वो कम यूज होता है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, सेकंड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये होता है जब हम एक इनपुट को इंक्रीज करते हैं उसके लिए हम दूसरे इनपुट को कितना डिक्रीज करें, वो MRTS कहलाता है। थर्ड जो राइट कर्व होता है उससे हायर लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट होता है वो ज़्यादा यूज होते हैं। एंड फोर्थ इज जो लेफ्ट कर्व होता है वो लोअर लेवल ऑफ आउटपुट देता है क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट है वो कम यूज होता है। अब बात करते हैं आइसो इक्वल कॉस्ट लाइन्स की। आइसो कॉस्ट लाइन को हम इक्वल कॉस्ट लाइन भी बोलते हैं, इसको हम बजट लाइन भी बोलते हैं एंड बजट कॉन्स्टेंट लाइन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन करने के लिए कितना पैसा होता है, मतलब एक प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन करने के लिए कितना पैसा होता है, वो हमें आइसो या इक्वल कॉस्ट लाइन बताती है। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे आता है, ये क्या होता है? एक प्रोड्यूसर जिसको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो कितना लेवल ऑफ इनपुट यूज करके लीस्ट कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है या नहीं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ये होता है कि एक प्रोड्यूसर जिसको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो कितना इनपुट यूज करके लीस्ट कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। जो इसका स्लोप होता है वो होता है वेजेस अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तब अकर होता है जब आइसो कॉस्ट लाइन आइसोक्वेंट के टेंजेंट होती है। हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि ये एंड जहाँ पे ये मैक्सिमम हो रहा है वहाँ पर हमारा ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाता है। जहाँ पर इसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाता है। सो इसी के साथ आपकी यूनिट फर्स्ट होती है कंप्लीट। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।